जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रॉयल संस्थान के बीआर प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे अपन लगातार एमसीक्यू कर रहे हैं जो आपकी सीयूटी, बीसीसी और भी सभी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही आपको ये भी पता है कि आपके सीयूटी 2025 के फॉर्म एंड हो चुके हैं और बीसीसी 2025 के फॉर्म आपके 9 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। तो अपनी इस क्लास का मोटो यही रहेगा कि आप कम समय के अंदर कैसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करके अपना रिविजन कंप्लीटली कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन इसी मोटो के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है अपने, मृदा की वह पैतृक क्षमता, मृदा की वह पैतृक क्षमता जो पौधों को सभी आवश्यक पोषक तत्वों को सही मात्रा एवं संतुलित अनुपात में उपलब्ध करवाती है कहलाती है। तो यहाँ पूछा है कि मृदा की वह क्षमता जो पौधों को पोषक तत्व सही मात्रा में उपलब्ध करवाती है, वह मृदा की क्षमता क्या कहलाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके मृदा उत्पादकता, सेकंड है मृदा उर्वरता, थर्ड है आपके मृदा शरण, फोर्थ है आपके सभी। तो आपको पता होगा जो मृदा की पोषक तत्व उपलब्ध कराने की क्षमता है पौधों को, वो मृदा उर्वरता कहलाती है। ठीक है। और साथ ही अपन बात करें अगर मृदा की प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता, उसे अपन मृदा उत्पादकता के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपके जल द्वारा मृदा शरण की प्रथम अवस्था है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके परतदार शरण, सेकंड है नालिका शरण, थर्ड है आपके अपस्फुटन शरण और फोर्थ है आपके, ये फोर्थ ऑप्शन है सरिता बीट शरण। अब अपन बात करें जल शरण की, तो जल शरण की आपकी 4 अवस्था होती है, जिसकी ट्रिक क्या है आपके बोपा री ए, यानी बोछार। फर्स्ट तो आपके बोछार, सेकंड अवस्था होती है आपकी परत शरण, और थर्ड होती है आपके रिल, और फोर्थ होती है आपके अवनालिका शरण। ठीक है। तो अगर बात करें अपन अपस्फुटन, इसे अपन बोछार शरण और स्प्लेश इरोजन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ तो प्रथम अवस्था के बारे में तो ये सही हो जाएगा, लेकिन इससे बड़ी अवस्था होती है, मतलब इससे आगे की अवस्था होती है आपकी परत शरण। परत शरण में क्या होता है, किसान को दिखाई भी नहीं देता है और मृदा उर्वरता की मतलब नाश होता जाता है। मृदा उर्वरता का नाश कैसे होता है, जो मृदा की ऊपरी परत है वो धीरे धीरे बहकर दूसरे खेत में दूसरे स्थान पे चल जाती है। इसे इसलिए अर्धस्य शरण भी कहा जाता है और किसान की मृत्यु भी कहा जाता है। इसके बाद में आते हैं आपके रील इरोजन। रील इरोजन में क्या होता है, जल के कारण आपके जो खेत है उसके अंदर छोटी छोटी अंगुलियों जैसी नाली नुमा संरचना बन जाती है, और जो फिर आगे आती है आपकी अवनालिका शरण। अवनालिका शरण जो है रील शरण का एक अग्र रूप है, जिसके अंदर जो नालियों का आकार है वो बढ़ जाता है। और ये अवनालिका शरण है, ये जुताई की क्रियाओं द्वारा सही नहीं किया जा सकता, जबकि जो रील इरोजन है इसके अंदर अपन अगर नॉर्मल जुताई कर देते हैं तो मृदा की जो स्थिति है वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं, यदि आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और मैथ के स्टूडेंट है और आप सीयूटी और बीसीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो रॉयल संस्थान उदयपुर में इनके तीनों सब्जेक्ट के क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। और क्रैश कोर्स का नया बैच आपके 9 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। नया बैच स्टार्ट हुआ है 9 अप्रैल से, और आप क्रैश कोर्स से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से जुड़ सकते हैं। और साथ ही आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के आपके बैच अवेलेबल है। आप ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप इनरोल कीजिए, ताकि आप जो इन एग्जाम के आपके दिन बचे हुए इनके अंदर आप सिस्टमेटिकली तैयारी कर सके। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपने खरपतवार नाशी जो दुनिया में सबसे पहले बनाया गया, दुनिया में सबसे पहले बनाया गया खरपतवार नाशी के बारे में पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए दुनिया में सबसे पहले बनाया गया खरपतवार नाशी कौन सा है, आपके 2,4-D है। 2,4-D को अपन हार्मोन के रूप में भी उपयोग करते हैं। हार्मोन के रूप में कैसे करते हैं, अगर इसकी 20 ppm से कम मात्रा अपन यूज करते हैं तो वो हार्मोन की तरह काम करता है, और 20 ppm से अधिक मात्रा अपन यूज करते हैं तो वह खरपतवार नाशी के रूप में काम करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपने टेट्राजोलियम टेस्ट से निर्धारण करते हैं। यानी टेट्राजोलियम टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है बेसिकली, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके बीज की शुद्धता का निर्धारण करते हैं, सेकंड है आपके बीज के अंकुरण का निर्धारण करते हैं, थर्ड है आपके सीड वायबिलिटी या जीवन क्षमता का निर्धारण करते हैं, फोर्थ है आपके बीज की गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो टेट्राजोलियम परीक्षण हो गया, आपके गोडेक्स परीक्षण हो गया, इन्हें अपन सीड वायबिलिटी या सीड की जीवन क्षमता है, यानी सीड मृत है या जीवित है, ये ज्ञात करने के लिए टेट्राजोलियम परीक्षण और गोडेक्स परीक्षण जैसे टेस्ट किए जाते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, आपके 2,3,5 टेट्राजोलियम क्लोराइड, इस रसायन का उपयोग किया जाता है और बीजों को इसके घोल में डाला जाता है। यदि बीज गुलाबी रंग के हो जाते हैं तो वो जीवित बीज होते हैं, लेकिन अगर कोई बीज सफेद रंग का हो जाता है तो उसे मृत बीज माना जाता है, यानी उसमें अंकुरण क्षमता नहीं होती है फिर, यानी वो अपने जो सीड है वो किसी यूज का नहीं रहता है, अपने एग्रोनॉमिक यूज का नहीं रहता है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पहले उससे पहले अपन बात कर ले कि यदि आप क्रैश कोर्स परचेज करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या क्या मिलने वाले हैं। तो बेनिफिट आपके कुछ इस प्रकार रहने वाले, यदि आप ऑफलाइन जुड़ते हैं क्रैश कोर्स से तो आपको ऑफलाइन क्लासरूम मिलेंगे जो कि बिल्कुल मॉडर्न क्लासरूम रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप लाइव भी जुड़ते हैं, यानी आप ऑनलाइन भी जुड़ते हैं,
तो आपको लाइव बैच मिलेगा। जो यहाँ ऑफलाइन में पढ़ाया जाएगा करंटली, वही आपको आपके मोबाइल और लैपटॉप में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके कोर्स भी कंप्लीट कराया जाएगा। कई बार क्या स्टूडेंट को ऐसा भी रहता है कि जैसे इतने ही दिन बचे एग्जाम के, अपना कोर्स कंप्लीट होगा या नहीं, तो कोर्स भी आपका कंप्लीट कराया जाएगा। इस बारे में भी आप बिल्कुल निश्चित रहिए। और अगर बात करें अपन किसी कारण से अगर आप वो लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं, तो आप उसी क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में बाद में देख सकते हैं, ठीक है। और बात करें जो भी आपके टॉपिक कराए जाएंगे, उनके आपके 4K पैनल पीडीएफ मिलेगी, जिससे आप क्या कम समय के अंदर अधिक से अधिक रिवीजन कर सकेंगे। एक तो आप नोट्स बनाने में आपका टाइम वेस्ट करेंगे, और एक डायरेक्ट पीडीएफ से देखकर आप अपना रिवीजन करेंगे इन कम दिनों के अंदर, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके अलावा आपको डीपीपी भी मिलेगी, यानी डेली आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, जिससे आपके क्या है, प्रैक्टिस जितनी अच्छी करोगे आप, उतने आपके जल्दी से जल्द सिलेक्शन होने के चांस अधिक होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, जितनी ज्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे, कई बार क्या अपन पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के अभाव के कारण अपने को वो बाद में याद नहीं रह पाता है। और इसके अलावा आपको एक्सरसाइज शीट भी मिलेगी कंप्लीटली, और इसके अलावा डाउट क्लास लगाई जाएगी। और जो भी स्टूडेंट आपके ऑनलाइन जुड़ते हैं, वो डाउट क्लास या ऑफलाइन तो आ नहीं सकते डाउट क्लास में, तो उनके लिए क्या है, हेल्पलाइन नंबर रहेगा, जिसपे आप अपना डाउट भेज सकते हैं, जिसका जवाब आपको 24 से 48 घंटे के अंदर मिल जाएगा। और इसके अलावा आपके वीकली माइनर टेस्ट होंगे और मंथली मेजर टेस्ट होंगे। और इसके अलावा आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसके अंदर आपके क्या है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे, और कंप्लीट सिलेबस के आधार पर और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के आधार पर आपके टेस्ट करवाया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपके रेगुलर मोटिवेशन सेमिनार भी होंगे, जिसमें आपको कोई भी विशेष व्यक्ति द्वारा या हमारे संस्थान के डायरेक्टर द्वारा या टीचर्स के द्वारा आपको मोटिवेशन रेगुलर दिया जाएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप सीयूटी का क्रैश कोर्स परचेज करते हैं, तो आपको बीसीईसी का क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है टेंशियोमीटर निम्न में से किन मर्दाओं में नमी ज्ञात करने के लिए विशेष उपयोगी है। आपको पता है टेंशियोमीटर है जो मर्दा नमी ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे दिया है। और किस प्रकार की मर्दाओं में उपयोग किया जाता है, ये आपको पूछा है। तो टेंशियोमीटर इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ब्लूई मर्दा, सेकंड है मर्तिका यानी क्ले, और थर्ड है आपके सिल्ट मर्दा, और फोर्थ है आपके सभी। तो टेंशियोमीटर है वो विशेषली आपके क्या है, ब्लूई मर्दा या रेतीली मर्दाओं के लिए उपयोगी होता है, और चिकनी मर्दाओं में ये उपयोगी नहीं होता है। और साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि टेंशियोमीटर आपके -0.85 बार तक कार्य करता है, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपने राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना यानी एनएससी की स्थापना की गई, यानी कब की गई, 1963 में की गई, और 1964 में की गई, 1965 में की गई, और 1966 में की गई। तो आपको पता होना चाहिए एनएससी की जो स्थापना है आपके 1963 में की गई थी, ठीक है। ये आपके सीड साइंस से क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें, सीड एक्ट आपके कब बना था, 1966 में बना था, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्या कंफ्यूजन के लिए दे देते कि जैसे आपके सीड एक्ट के लिए पूछ लिया और पहला ऑप्शन आपके 1963 डाल दिया और आपने वहां वो सही कर दिया, तो अगर आपके वहां क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, सीड एक्ट आपके 1966 में बनाया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि अपने अमरबेल परजीवी है। फर्स्ट ऑप्शन है जड़ पर, सेकंड है तने पर, और थर्ड है आपके पत्ती पर, फोर्थ है जड़ व तने दोनों पर। तो अगर अपन बात करें खरपतवार की परजीविता, उसके लिए एक आपके छोटी सी ट्रिक है क्लोज, जिसके अंदर ये जो स्टार्टिंग के दो है, ये तो आपके तना परजीवी होंगे, और जो ये आगे के दो है, ये आपके जड़ परजीवी होंगे। और जड़ परजीवी किस प्रकार के, ये सी से आपके कसकुटा हो जाएगी पहले, ठीक है, और एल से हो जाएगा आपके लोरेंथस, और ओ से हो जाएगा आपके ओराबंकी, और एस से हो जाएगा आपके स्ट्राइगा, ठीक है। इसके साथ ही आपको ये पता होना चाहिए, जो आपके कसकुटा है ये आपके पूर्ण तना परजीवी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें लोरेंथस की, तो ये आपके अर्ध तना परजीवी है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा अर्ध तना परजीवी है और कौन सा पूर्ण तना परजीवी, तो आप ये भी याद रखेंगे। और अगर बात करें ओराबंकी की, तो ये आपके पूर्ण जड़ परजीवी है, और स्ट्राइगा आपके अर्ध जड़ परजीवी है। और बात करें ये किस प्रकार की फसलों पे परजीविता दर्शाते हैं, तो जो कसकुटा है ये रिंजका हो गया आपके, मेनली रिंजका इसका एग्जाम्पल है, रिंजका पर ये परजीविता दर्शाता है। और अगर बात करें लोरेंथस की, तो लोरेंथस आपके बागवानी की जो फसलें हो गई, बागवानी फसलों के ऊपर अर्धतना परजीवी के रूप में रहता है। और बात करें अपन ओराबंकी की, तो ये आपके सोलेनेसी क्रॉप्स जैसे तंबाकू हो गया, टमाटर हो गया, इन सब में। और बात करें स्ट्राइगा, तो स्ट्राइगा आपके मेनली जवार बाजरा ऐसी क्रॉप्स पर परजीविता दर्शाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो अमरबेल आपके किस पे परजीविता दर्शाता है, तने पर।
और पूर्ण तना परजीवी खरपतवार है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक बना होता है, यानी सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक कैसे बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके H2SO4 प्लस रॉक फोस्फेट से, और सेकंड है आपके H2SO4 प्लस H3PO4 से, और थर्ड ऑप्शन है आपके H2SO4 प्लस कार्बनिक अम्ल से, और फोर्थ ऑप्शन है आपके H2SO4 प्लस HCl से। तो इससे पहले अपन जानते हैं जैसे आपके H2SO4 है, नहीं जैसे आपके रॉक फोस्फेट है, रॉक फोस्फेट, अगर इसकी क्रिया H2SO4 से कराते हैं अपन तो बनता है आपके SSP, और अगर इसी रॉक फोस्फेट इसकी क्रिया अगर अपन HCl से कराते हैं तो बनता है आपके डबल सुपर फोस्फेट, और रॉक फोस्फेट की क्रिया अगर अपन H3PO4 से कराते हैं तो बनता है आपके क्या, ट्रिपल सुपर फोस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पूछा आपके सिंगल सुपर फोस्फेट के लिए, तो ये आपके फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसा तो कुछ फिक्स है नहीं कि हाँ भाई सिर्फ SSP पूछा जाएगा, तो इनमें से भी कुछ पूछ सकता है, तो याद रखिए आप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि भारत में पशु गणना कितने वर्ष के अंतराल में की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके 5 वर्ष के अंतराल में, सेकंड है 4 वर्ष के, और थर्ड है आपके 10, और फोर्थ है आपके 7 वर्ष के अंतराल में। तो भारत में जो अपने पशु गणना है वो हर 5 वर्ष के अंतराल में की जाती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मुर्गी में किसकी कमी से क्रेजी चिक डिजीज होती है। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ई, सेकंड है आपके विटामिन सी, थर्ड है विटामिन डी, फोर्थ है विटामिन बी। तो बात करें अपन क्रेजी चिक डिजीज की, तो क्रेजी चिक डिजीज आपके किससे होता है, मुर्गियों में विटामिन ई की कमी से होता है। इसके अलावा भी मुर्गियों में कुछ रोग होते हैं, जैसे आपके विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, कुर्ड टो पैरालाइसिस। ठीक है, और भी जो भी पोषण न्यूनता विकार है आपके मुर्गियों में, इनके लिए भी आपके एक विशेष क्लास लाई जाएगी पूरी एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित। ठीक है, और चलते हैं अभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके जीन फॉर जीन परिकल्पना द्वारा दी गई, यानी किसके द्वारा दी गई। फर्स्ट ऑप्शन है H.S. फ्लोर, सेकंड है J.E. वांडर प्लांक, और थर्ड ऑप्शन है आपके हैंसन और स्मिथ, फोर्थ है P.A. माइकेली। तो जो आपके जीन फॉर जीन परिकल्पना है ये किसके द्वारा दी गई थी, H.S. फ्लोर के द्वारा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, हर एग्जाम में पूछा गया, चाहे आपके स्टेट एग्जाम हो, सेंट्रल एग्जाम हो, चाहे आपके छोटे लेवल की एग्जाम हो या बड़े लेवल की एग्जाम हो। छोटे लेवल की जैसे आपके एंट्रेंस एग्जाम हो या कोई भी आपके गवर्नमेंट वैकेंसी एग्जाम हो, सब में आपके बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके वित्त मंत्री, और सेकंड है आपके प्रधानमंत्री, थर्ड है रक्षा मंत्री, फोर्थ है गृह मंत्री। ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, आपके प्रधानमंत्री होते हैं। और साथ ही अभी के हिसाब से ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है, तो आप याद रख सकते हैं श्री नरेंद्र जी मोदी, ये आपके नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अर्का हरित किसकी एक किस्म है। फर्स्ट ऑप्शन है टमाटर, सेकंड है मटर, थर्ड है आपके करेला, फोर्थ है बैंगन। तो अर्का हरित है, अर्का हरित आपके करेला की वेरायटी हो जाएगी, लेकिन आप याद रखिए पूसा हरित है आपके, पूसा हरित किसकी हो जाएगी, आपके पालक की वेरायटी हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपने वानस्पतिक रूप से केले का फल है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके बेरी, सेकंड है नट, थर्ड है पोम, और फोर्थ है ड्रूप। तो अगर बात करें अपन बेरी, तो बेरी किस किस का फल प्रकार होता है, आपके केला, इसके अलावा चीकू, और इसके अलावा आपके अमरूद, पपीता और चीकू। इनका फल प्रकार कैसा होता है, आपके बेरी टाइप का होता है। और बात करें अपन नट, तो नट आपके लीची का फल प्रकार होता है। ठीक है, और इसके अलावा बात करें अपन पोम, पोम आपके सेब का फल प्रकार होता है। और ड्रूप किसका होता है, आपके आम हो गया, बेर हो गए, खजूर हो गए, जो इस टाइप के फ्रूट्स है इनका फल प्रकार क्या होता है, आपके ड्रूप होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक पशु के सींग पर 2 छल्ले हैं तो उसकी उम्र होगी। फर्स्ट ऑप्शन है आपके 1 वर्ष, सेकंड है 2 वर्ष, थर्ड है आपके 3 वर्ष, और फोर्थ है 4 वर्ष। तो अगर अपन बात करें छल्लों के आधार पर पशु की आयु की, अगर छल्लों के आधार पर अगर अपने को पशु की आयु ज्ञात करनी हो तो उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है 2 प्लस छल्लों की संख्या। ठीक है, तो
अगर 2 छल्ले तो आपके पशु की आयु कितनी हो जाएगी, जैसे 2 + 2 तो आपके पशु की आयु हो जाएगी 4 वर्ष। और ऐसे होता क्या है, जैसे कि अपने 3 वर्ष की आयु में 3 वर्ष की आयु में पशु के सींग पर 1 छल्ला बनता है, ठीक है? तो अगर जैसे किसी पशु के अगर ऐसे पूरे सींग पर 1 छल्ला है तो उसकी आयु कितनी हो गई, सिंपली 3 वर्ष हो गई। अगर फिर उसके बाद में क्या होता है, हर वर्ष आपके पशु के जो सींग है उस पे 1-1 छल्ला बनता रहता है। तो अगर जो सेकंड छल्ला बनेगा वो फिर अगले वर्ष बन जाएगा। तो यानी 4 वर्ष आयु कब होगी, जब उसके छल्ले कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है? आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।